सेना को कोट किया लगातार। उनकी एक बड़ी अच्छी कविता है, लीक पर वे चले, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल बहारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और एक बात कहूंगा मैम कि जिस तरह गेहूं के दाने को आपने केंद्र में रखकर अपने वक्तव्य को रखा, अपने वक्तव्य को, हमें अनायास ऐसा लगने लगा कि कांस के फूल से बरबस गेहूं का दाना न निकल आए, फूल के बाद वो गेहूं का दाना जो है वो कांस के फूल से न निकल आए। बहरहाल बहुत आभार आपके बेशकीमती शब्दों के लिए। अब पुनः एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने की बारी है जो जिस शहर में जाते हैं उनके स्टूडेंट पहले आपको ललायत नजरों से देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ भी मैं कुछ चेहरे देख पा रहा हूँ, फ्रंट बेंच में पहले ही भी बैठी हुई है पार्वती जी, पीछे आलोक बैठा हुआ है, सुधांशु शर्मा सर बैठे हुए हैं, जिनको सुनने के लिए दुनिया के किसी भी शहर में आप जाएं लोग मिल जाते हैं। ऐसे प्रखर वक्ता, आलोचक और हम सब के प्रिय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी सर, आपको मैं अपनी वाणी के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभा के माननीय अध्यक्ष, हिंदी के वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर रविभूषण जी, जब आप ये कहते हैं कि रांची के वरिष्ठ साहित्यकार, तो मुझे लगता है कहना चाहिए कि देश के वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर रविभूषण जी, आदरणीय प्रोफेसर अशोक प्रियदर्शी जी, प्रोफेसर माया प्रसाद जी, हिंदी के बहुत लाडले कथाकार रणेंद्र जी, पंकज मित्र जी, लड़ाकू और पढ़ाकू भाई मिथिलेश जी, उन्होंने खुद कहा है ऐसा, तो मैं उनकी बड़े हैं वो, मुझसे क्यों मैं इनकार करूं। हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील आलोचक डॉक्टर रश्मि रावत जी, और जिनके निमित्त हम यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठे हो सकें, जिनके कविता संग्रह पर हम बात कर रहे हैं। मेरे लिए एक अद्भुत संयोग जिनके कविता संग्रह से बना है, प्रज्ञा जी। इस सभागार में जहां ये हो रहा है, ये नहीं हो सकता था यदि जिंदर जी इजाजत ना देते। तो जिंदर जी, मनीष जी जो यहाँ से उठकर नीचे चले गए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण वरिष्ठ युवा और बिल्कुल युवतर साथी। देखिए, माइक ने तो हमारे बच्चों का काम कर दिया था, उनके पक्ष में चला गया था माइक। ऐसा लगने लगा था कि उनकी अब सुन ली जाएगी या हमें सुननी पड़ेगी, लेकिन व्यवस्था हमेशा ज़्यादा ताकतवर साबित होती है। तो ये भी हुआ, और 2 घंटे में 4 लोग बोल पाए हैं अब तक। इस गणित से चलेंगे तो 2 घंटा और लगेगा, और लगना चाहिए ऐसा जब। लेकिन मेरे मन में बहुत संकोच है कि कहाँ से शुरू करूं, क्या बात करूं। बहुत सारी बातें कहे जाने के बावजूद जो बातें यहां हुई हैं, उनसे बहुत सारी बातें नए सिरे से उठ खड़ी हुई हैं, और ये वो बातें हैं जिनके कारण हिंदी के मनोजगत पर एक खास तरह का कुहासा भी पिछले 1.5-2 दशकों में निर्मित हुआ है, और अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा घनीभूत होता जा रहा है। और उस कुहासे को साफ करना, उस एक सूर्य जलाना, उसके लिए बहुत जरूरी है। हम में से कोई ये दावा नहीं करता कि ऐसा वो कर सकता है,
लेकिन वाद विवाद संवाद में अपनी बात कहना सूर्य में अपनी हिस्सेदारी करना है। इसलिए अपनी बात हर हालत में, चाहे वो कितनी ही कठोर हो, ना सुनने लायक हो, सुनते समय थोड़ी पीड़ा हो, और जो हमारा बना हुआ दिमाग है, हमारी बनी हुई चेतना है, और हमारे व्यवहार में और हमारी भाषा में जो एक तरह की का अनुकूलन जिसने बना लिया है, उसके विरुद्ध अपनी बात कह देना हमेशा बहुत जरूरी होता है। इसलिए कुछ बातें, यद्यपि कि वो जो सीट हमें दी गई है उसमें 15 मिनट का वक्त मुझे दिया गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 न सही 20 में 22 में अपनी बात संक्षेप में कह दूं, विस्तार में ना जाऊं। सबसे पहली बात तो ये कि ये कविताएं हिंदी में जो मौजूदा परिदृश्य है हमारा, वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चीजें कविता से दरकिनार की जा रही हैं, ये कविता एक तरह से पारंपरिक कविता की तरफ वापसी की कविता है। प्रज्ञा जी के कविता संग्रह में, उनकी कविताओं में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नई हैं, लेकिन अनेक स्तरों पर ये बहुत पुरानी किस्म की कविता है। बहुत पुराने यानी संस्कृत के, अपभ्रंश के, प्राकृत के, ब्रज के, अवधि के और तमाम कवियों से लेकर खड़ी बोली हिंदी और उर्दू के बहुत सारे पुराने कवियों की झलक बनक इसके अंदर है। और वो ये है कि आमतौर पर ये माना गया है, माना जाता है, और जब भी आप सार्वजनिक जीवन में कहते हैं कि वो आदमी कवि है, स्त्री या पुरुष, तो एक कॉमन सेंस, एक सहज बोध उभर कर आता है कि वो थोड़ा कोमल होगा, थोड़ा नरम होगा, थोड़ा चुप्पा होगा, थोड़ा सबमिसिव होगा, सह लेने वाला होगा। और इस तरह से कवि की एक कोमलता से, नरमी से एक पहचान हमारा समाज करता रहा है। ये कविताएं एक कोमल मन की, कोमल भाव की, कोमल चीजों को छूती हुई निकलने वाली, कोमल चीजों को दृश्य पर रखने वाली कविताएं हैं। और इस अर्थ में ये जो पिछले 3-3.5 दशक का हमारा जो समकालीन परिदृश्य है, उस परिदृश्य में ये थोड़ी भिन्न प्रकार की कविताएं हैं। ये वो कविताएं हैं जो विमर्श की, चेतना की, आइडियोलॉजी की कविताएं नहीं हैं। माफ करेंगे यदि ये इस बात का कुछ अनर्थ निकल रहा हो तो, कि ये उस अर्थ में विचारधारा की, यहां तक कि फेमिनिज्म की, स्त्रीवाद की भी ये कविताएं नहीं है। ये मार्क्सवाद की कविताएं नहीं है, या किसी भी प्रकार के और वाद की ये कविताएं नहीं। आइडियोलॉजी या फिलॉसफी, दर्शन जैसे एक मुकम्मल होता है, उसकी भी ये कविताएं नहीं। तो वो जो कोमलता है, मैंने इस कविता संग्रह को पढ़ते हुए असल में मानिए तो एक मनुष्य को, एक मानुष को, जिसका नाम प्रज्ञा गुप्ता है, उसको जाना कि उसका हृदय कितना कोमल है, और वो कोमल चीजों के बीच रहना चाहता है, और वो कोमल चीजें जो छूट रही हैं हमसे, आपसे, उन कोमल चीजों को बनाए रखना चाहता है। उन कोमलताओं में बहुत कुछ ऐसा है जो कष्ट देता है। एक लड़की यदि पिता को इतना याद करती है, और पिता तो हमारी जो स्त्रीवादी समझ है उसमें पितृसत्ता का वाहक है, जो परिवार में है, मालिक है, राजा है, ईश्वर है, क्योंकि पति के रूप में वे ईश्वर का अंश है पिता। लेकिन इन कविताओं में पिता को बहुत कोमलता से याद किया गया। और आप देखें कि पिता के बारे में जब भी बात कही गई है, तो एक पुरुष के रूप में, एक मालिकाना
व्यक्ति के रूप में उसके किसी असंगत, अशुभ, अमानुष रूप की चर्चा नहीं की गई है। तो वो जो कोमल है, ये बात ध्यान रखिए कि प्रज्ञा गुप्ता की कविताओं में परिवार एक कोमल जगह है, संबंध एक कोमल जगह है। वो जो गांव था, जो उनके बचपन में था, वो कोमल जगह है। वो जो ईदगाह थी, वो जो मंदिर था, वो जो टांट था, वो सब कोमल जगहों का निर्माण करते थे। वो बड़की भौजी, वो अम्बा आयो, वो मौसी, वो चाची, वो काका, जो वो काका, अब काका भी तो पुरुष है, वो स्त्री की बनाई हुई उड़द की बड़ी को सूंघ कर वो कैसे मनुष्य हो गया है अपना पुरुषपन छोड़कर, वो कोमलता, वो जो पुराने जीवन की कोमलता है। आपको अच्छा लगे, पुराना माने झारखंड का पुराना, ये बात कही जानी बहुत जरूरी है कि शायद ये कविता बनारस में, लखनऊ में नहीं लिखी जा सकती। ये कविता कांकेर में, जगदलपुर में, राजनांदगांव में, अबुझमाड़ में लिखी जा सकती है। ये कविता पन्ना में, सतना में, जो जहां मैं पैदा हुआ हूं, सीधी में लिखी जा सकती है, पर ये दिल्ली में नहीं लिखी जा सकती। ये कविता पूरी तरह से झार समाज की कविता है। झारखंड क्यों कहें खंड, झार समाज की कविता है, झार संस्कृति की कविता है। तो वो जो पुराना है, उस पुराने में जो कोमल है, जिसके बगल में अशुभ, अकोमल, क्रूर, अमानुष, मनुष्य विरोधी रहता है, प्रकृति विरोधी रहता है, जिसके ठीक बगल में, लेकिन कवि की नजर स्त्री और पुरुष से परे, कवि की नजर उस पर नहीं जाती जब वो पुराने की तरफ जाता है। ये विमर्श का विषय है, इस पर बहस हो सकती है कि रांची में इतने वर्षों से रहने वाली एक युवती जब 2007-8-6 में कविता लिखना शुरू करती है, 40 साल उम्र बीतने के बाद अपना संग्रह लेकर आती है, तो वो इस कोमल को क्यों खोज रही है? क्या झारखंड से भी वो कोमल जा रहा है? अलग स्वतंत्र राज्य बनने के बाद क्या कोमल के विलोपीकरण की प्रक्रिया ज्यादा तेज हुई है? क्या आदिवासी जब राजनीति और समाज के ज्यादा शक्ति संरचनाओं पर स्थापित हैं, तो क्या कोमल तीव्र गति से भाग रहा है, जो छीज रहा है हमारे जीवन से? एक विमर्श का विषय है। लेकिन प्रज्ञा गुप्ता का मन, हृदय, उनकी चेतना, उनका अंतःकरण, जो शब्द आपको उचित लगे, और मेरे लिए मुक्तिबोध का शब्द है आत्मा। ये वो वेदांत की आत्मा नहीं है जो परमात्मा का टुकड़ा है और वापस परमात्मा में चले जाएगा, वो नहीं। मुक्तिबोध ने कहा समाज निर्मित व्यक्तित्व। ये जो आत्मा है प्रज्ञा गुप्ता की, ये कोमल और पुराने के बीच रहती है और रहना चाहती है। वहां गांव है, खेत है, जंगल है। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये कोमलता प्रकृति संगी जीवन से बनी है, जहां मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। प्रकृति को जीतने की अदम्य क्रूर कामना मनुष्य के भीतर नहीं है, उन लोगों के बीच बनी। ये किसानों और आदिवासियों के बीच बनी हुई ये भावना है, ये कोमलता है। ये एक ऐसे गांव की लड़की की या बच्चे की, ये बच्चे की कविता है। वो एक एडोलसेंस से पहले का जो जीवन है, कवि के रूप में वो, आप इन पूरी कविताओं से गुजरेंगे तो आधी के करीब कविताएं ऐसी हैं जो कैशोर्य और युवावस्था और तमाम सब चीजों के बनने के पहले के मन की कविताएं हैं ये। तो ये जो प्रज्ञा गुप्ता का अंतःकरण है, ये आदिवासी गांव के ठीक पड़ोस में बसे हुए किसी किसान गांव से बनता है। ये बात हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है
कि किसान और आदिवासी दो ऐसी जगहें हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा पूंजीवाद का आक्रमण है, और यदि कोई मुकाबला, कोई लड़ाई इसके विरुद्ध हो सकती है, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, सब बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई तो यहां से आ सकती है। तो प्रज्ञा गुप्ता आदिवासी नहीं है, लेकिन उनका मन आदिवासियों के ठीक पड़ोस में रहने वाले एक किसान गांव से बना हुआ मन है, जो इन कविताओं में दिखाई देता है। इसलिए वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके एक मुहाने, इसके एक हाथ पर इधर आदिवासी हैं और इसके दूसरी तरफ, दूसरे हाथ की तरफ किसान है, जो आदिवासी नहीं है पर जिनका जीवन लगभग आदिवासियों जैसा ही है, उनकी मान्यताएं भी लगभग आदिवासियों की तरह। जब मैं आज से 15 साल पहले पहली बार आदिवासी विचारों के से परिचित होने की प्रक्रिया में मैं था, तो मैंने देखा कि ये बहुत सारे विचार और मान्यताएं हमारे गांव में ठीक वैसे हैं किसानों के बीच में जैसे आदिवासियों के बीच में। किसानों की ढेर सारी मान्यताएं, उनकी ये जो किसान के नाम पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो एक खास तरह का यूनिवर्सल हिंदू छा गया है, उसके नीचे जो किसान, एक पुराना किसान है, उसकी मान्यताएं लगभग वैसी की वैसी हैं। मैं इस पर बोलता रहा हूं और कुछ और बातें कह सकता हूं, लेकिन एक किसान गांव की ये कविताएं हैं। इसीलिए देखिए, वो दीकू समाज चारों तरफ है, लेकिन वो उस अर्थ में दीकू नहीं है। ये दीकुओं का, वो जिसको आप दीकू आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उसके भीतर वो जो आदिवासियों का सहचर है, उनकी तरह जीवन जीने वाले लोगों, वो प्रज्ञा गुप्ता के बचपन का मन है, जो इन कविताओं में सबसे, इसलिए उनकी उपमाएं, उनकी भाषा की बनक, उनके भाषा के चलन का तरीका, और उसमें वो सब बिल्कुल एक इस तरह सहज है, वो इतनी सहज है ये भाषा, इसका पूरा तेवर, इसकी बनावट, इसकी संरचना, इसके भीतर का सारा जल और सारा का सारा वो आटा और सारी के सारे वो सब कुछ जिससे वो गुथी हुई है, वो इतना सहज है। कैसी सहज है कि जब मैं इन कविताओं को पढ़ रहा था, तो वो हल चलाने वाला किसान जब हराई खींचता है खेत के अंदर, हराई हल से वो ऐसे अंडाकार एक चीज बना देता है, उसमें जितनी एक सहजता होती है, एक बड़े खेत को जोतने के लिए छोटी छोटी हराई नापी जाती है। तो एक हराई बीतने के बाद दूसरी हराई, फिर तीसरी हराई, फिर चौथी हराई, ऐसे बड़ा खेत, 10 एकड़ का खेत, 1 हेक्टेयर का खेत, इस तरह जोता जाता है। ये छोटी हराई जैसे बनती है, वो बड़े खेत, बड़ी दुनिया को जानने के लिए एक छोटी हराई पहले बनाई है, वो हराई की तरह ये कविताएं दिखाई देती हैं। इतनी ये साधारण, जैसे किसी जंगल के बीच बहती हुई किसी कम गहरी नदी में जो जल होता है, जिसको आप बिना डरे जिसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं। एक नदी वो है जो पहाड़ के भीतर घर हर बहती हुई चली आती है, जो शिव की जटाओं से निकलती, वो वाली नदी नहीं। वो पहाड़ के बीच ऐसी है जो बिल्कुल ऐसे आप उसको डराएगी नहीं, आपको आमंत्रित करेगी और आपको खींच लेगी। उस तरह की नदी के जल की तरह ये कविता की भाषा और उसकी पूरी संरचना है। और यही वो चीज है जो प्रज्ञा गुप्ता नाम के कवि का, जिससे मूल निर्मित होता है। तो मुझे हिंदी का एक पुरखा कवि याद आता है, जिसकी कविता में पुराने के प्रति वैसा ही आकर्षण है, और वो कवि है त्रिलोचन, जिसे प्रगतिशील कविता के पंच महाभूत कहा गया है। ये शब्दावली इस्तेमाल करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। पंच तत्व, ये सब ब्राह्मणिक शब्दावली, इससे परहेज किया जाना चाहिए। कुछ और शब्दावली में बात की जानी चाहिए। ये जो 5 पुरखे प्रगतिशील कविता के हैं, मुक्तिबोध, शमशेर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, इसमें ये कविताएं अनेक अर्थों में त्रिलोचन के घर की, त्रिलोचन के घराने की, त्रिलोचन के परिवार की कविताएं हैं। त्रिलोचन की कविताएं 2 प्रकार की हैं। एक वो कविताएं हैं जो इतनी अविधात्मक, इतनी वृत्तांतात्मक हैं कि आपको लगेगा कि इसमें कविता नहीं है। यहां से वहां तक 95% संरचना में कोई कविता नहीं। अचंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, या चित्रा जाम्बोरकर, या अवतरिया, ये खास तौर पर स्त्रियों को केंद्रित जो उनकी कविताएं हैं,
या दूसरी तरफ नगई मेहरा भोरे केवट के घर और लड़ाई के दिन वगैरह जैसी कविताएं, धरती की कविताएं। और दूसरी तरफ त्रिलोचन की कविताएं जो बहुत गहरे क्लासिकल संयम से बनने वाली कविता। आप ये भी बहुत अचरज की बात है कि प्रज्ञा जी के यहाँ त्रिलोचन की दोनों सतहों को छूने की एक कोशिश दिखाई पड़ती है, यानी ये अनायास है। कई बार हमारे पुरखे हमें मालूम नहीं होते, हम अपने पिता का नाम तो जानते हैं, अपने दादा का नाम तो जानते हैं, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं पुरखे जिनको हम नहीं जानते। इस कविता का कोई पुरखा कवि है 100 साल पहले, पुराना कवि, तो 1943 के कविता संग्रह धरती से का कवि त्रिलोचन है इस कविता का पुरखा। तो महाकवियों से है, कालिदास, भवभूति, शूद्रक और माघ और भारवी और जायसी और तुलसी और इन महाकवियों से उनका संघर्ष होता है। और जब वो अवधि में आते हैं, अमोला की कविताएं आप देखिए, एक तरफ इस कविता संग्रह में अवधि की खड़ी बोली की कविताएं हैं, तो दूसरी तरफ नागपुरी की कविताएं हैं। अमोला भी यहाँ मौजूद है, त्रिलोचन प्रज्ञा गुप्ता का अमोला भी संग्रह में मौजूद है। इसलिए मुझे इस संग्रह को पढ़ते हुए फिर दूसरा कोई कवि आता है मुझे दिखाई देता रहता है, तो वो बुंदेलखंड के कवि भगवत रावत हैं, जिन्होंने बुंदेली में भी कविताएं लिखी हैं और खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी हैं, जो त्रिलोचन से एक मायने में आगे आती हैं, क्योंकि भगवत रावत हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जो स्फीति को धता बता देते हैं। ज्यादा बोलना, यदि कहीं ज्यादा बोला जा रहा है तो ये अवगुण है, ऐसा आमतौर पर कहा जाता है। पर भगवत रावत कहते हैं कोई बात नहीं, जिसमें खुशी मिले, यदि ज्यादा बोलने में खुशी मिलती है तो मैं ज्यादा बोलता हूँ। भगवत रावत भी यहाँ मौजूद हैं। अब चूंकि ये एक स्त्री की कविताएं हैं, तो आपको बार बार आप देखा कि पूरा मंच पर स्त्री 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 बार बार इस बात को कहा गया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसको नहीं कहा जाना चाहिए। तो फिर इस कविता का जो एक पूर्वज बाना है वो अनामिका की कविताओं से मिलता है। अनामिका की कविताएं एक स्तर पर बहुत बीहड़ कविताएं हैं। बीहड़ मतलब उस सेंस में बीहड़ जैसे मध्य प्रदेश का मुरैना, भिंड, दतिया वाला बीहड़ है, उस सेंस में बीहड़ संरचना की कविताएं हैं त्रिलोचन की। अनामिका की वैसे हिंदी में कम मिलते हैं ऐसे बीहड़ता के कवि हैं, चंद्रकांत देवताले हैं, उस तरह के कवि हैं बीहड़। तो इन कविताओं में वो बात नहीं है, लेकिन जो अनामिका की वैसी कविताएं हैं जो थोड़ी त्रिलोचनई जिनके भीतर है, उस तरह की कविताओं से इस कविता का परिवार मिलता है। इसीलिए देखिए कि मैंने कहा कि ये एक ऐसे किसान गांव की कविता है जिसके बगल में एक आदिवासी गांव है, या जिसके मुहाने से आदिवासियों का एक इलाका शुरू होता है। इसीलिए इस संग्रह में 7-8 ऐसी कविताएं हैं जहां प्रज्ञा गुप्ता यदि वो झारखंड में नहीं होती, यदि वो सिमडेगा में नहीं पैदा हुई होती, यदि वो उन गांव केसरई जिनको उन्होंने समर्पित किया है अपने गांव को, यदि वो केसरई की नहीं होती तो ये कविताएं नहीं लिख पाती। करम के गीत, कांस के फूलों ने कहा जुहार, कार्तिक, धरती पर सुबह का स्वागत, रक्षा भूत और खूंट देवता, ये कविताएं कोई गैर आदिवासी नहीं लिख सकता। आप पार्वती तिर्की से तो उम्मीद करते हैं, फिर उगना की कवि से, कि वो दैत्यों को और भूतों को, परेतों को और तमाम उन आदिवासी विश्वासों को अपनी कविता में ले आए। पर प्रज्ञा गैर आदिवासी होते हुए भी इन कविताओं में, और ये अद्भुत कविताएं हैं, ये 7-8 कविताओं का जो पुंज है, जो एक पूरा का पूरा गुच्छा है, वो जो गुच्छा है वो अद्भुत इस संग्रह को बिल्कुल एक नया डायमेंशन देता है। क्योंकि वो आदिवासी का जो एक सीमित संदर्भ हमारे बीच व्याप्त है, उससे ये परे जाती है। मैं नहीं जा रहा हूं उस दिशा में बहुत ज्यादा। त्रिलोचन से एक और अर्थ में ये कविताएं मिलती हैं, और वो ये कि इन 5 वरिष्ठ कवियों में त्रिलोचन इकलौते कवि हैं जो गैर राजनीतिक, अराजनीतिक होकर भी हिंदी के महान और महत्वपूर्ण कवि बने रह सके। क्योंकि आधुनिक युग में राजनीति को संबोधित किए बगैर आप किसी भी इलाके में ऊंचा उठने की संभावना आपकी नहीं के बराबर। इतनी ज्यादा राजनीति आपके पूरे जीवन को घेरे हुए है।
इसलिए नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, धूमिल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर, दुष्यंत कुमार से लेकर और अनुज लुगुन तक आइए, बिल्कुल नए कवियों विहाग, वैभव, पराग, पावन, अनुपम सिंह, जिसका नाम लीजिए, बिना पॉलिटिकल हुए कविता में नहीं जा सकती। आप अपनी जगह बनाना बहुत कठिन हो गया। पॉलिटिकल होना, राजनीतिक होना एक तरह की अनिवार्य व्यवस्था है कलाकार के। लेकिन त्रिलोचन अजब काठी का वो कवि है कि वो बिना राजनीतिक हुए, और आप देखें कि एक सेंस में बिना आइडियोलॉजिकल हुए। वो पांचों महत्वपूर्ण महान प्रगतिशील कवियों में से शायद इकलौते ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में उस प्रकार से आइडियोलॉजी खोजना, मतलब वो समंदर में 100-200 किलोमीटर अंदर जाकर कोई वनस्पति खोजने जैसा कठिन है, इतना कठिन है आइडियोलॉजी को यदि आप ऊपर से पकड़ने के हावी तो उस तरह। तो ये कविताएं, प्रज्ञा जी की कविताएं उस सेंस में अपॉलिटिकल कविताएं, अराजनैतिक कविताएं हैं। आप ये हिम्मत देखिए कि एक कवि आ रहा है और वो पूरी तरह राजनीति कहीं कहीं उसका, जैसे त्रिलोचन में है, त्रिलोचन की एक कविताएं हैं इलाहाबाद के कुंभ या माघ मेले पर 5-7 कविताएं जो थोड़ी पॉलिटिकल हैं, उसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ कहीं कहा गया है, लड़ाई के दिनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ कहा है। वैसे एक जगह जैसे वो आजकल कौन ज्यादा बोलता है, कौवे कहाँ ज्यादा बोलते हैं, इस तरह का एक रेफरेंस एक कविता में आया है कि कौवे कहाँ बोलते हैं। इशारा विधायन सभाओं और संसदों की तरफ है, इकलौता ऐसा उदाहरण है। इस अर्थ में भी ये कविताएं हैं। शायद ये इसीलिए पितृसत्ता के प्रति सबने कहा स्त्रीवाद, स्त्री विमर्श, नारीवाद वगैरह वगैरह, पर अब देखिए पितृसत्ता के प्रति ये वैसी कठोर कविताएं नहीं हैं जैसी कि कविताएं आप डिमांड करते हैं आज किसी स्त्री कवि से। अनामिका की, कात्यायनी की, सविता सिंह की, जसिंता केरकट्टा की से लेकर बिल्कुल युवतम कवियों तक आप पेट्रियार्की के प्रति गहरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण आपको चाहिए होता है, वैसा इन कविताओं में उस प्रकार से मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं, यदि मुझे सूत्र में कहना हो, कम समय है इसलिए सूत्र में कहूंगा कि ये स्त्री भाव की कविताएं हैं। लेकिन वो स्त्री भाव, अब देखिए कोई स्त्री भाव नहीं होता है, ये भी एक पितृसत्ता द्वारा बनाया हुआ एक कंस्ट्रक्ट है कि ये चीज स्त्री भाव है। ये स्त्रियों के भीतर, कौन बताता है आपको कि स्त्री कोमल होती है, ममतालु होती है? कौन, किसने बताया आपको? कौन ये बातें रचता है? और एक तरह से स्त्री को वापस उसी दिशा में पैट्रियार्कल ढांचे में ढली हुई औरत बनाने के सिलसिले में यह है, जब आप कहते हैं कि स्त्री ममता और उसकी प्रतिमूर्ति होती है, तो आप एक तरह से उसको फिर उसी कई हजार साल पुरानी पितृसत्तात्मक समाज के ढांचे में ढली हुई एक स्त्री की तरह ही, एक से क्रूर, निर्मम, झगड़ालू, असंवेदनशील, इतना तीखा बोलने वाली कि आपकी जान चली जाए, ऐसी स्त्रियां भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं जिसमें स्त्रियों को एक खास, तो फिर वो बाकी स्त्रियां सोचती हैं कि हम कुछ मर्दाना हैं, गैर स्त्री हैं, हम जानवर हैं, या वगैरह 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 वगैरह। तो ये, मैं इसके बावजूद कि ये स्त्री भाव एक कंस्ट्रक्ट है, एक सोशल पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, मैं कह रहा हूं कि ये कविताएं स्त्री की कविताएं हैं, स्त्री का जीवन इनमें है जो वो भोगती है, उसके अनुभव इसमें है, पर ये स्त्रीवाद की कविताएं नहीं। स्त्रीवाद की जो 3 वेव्स हम जानते हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव, उसमें ये जो फर्स्ट और सेकेंड वेव हैं जो यूरोप केंद्रित है, अमेरिका केंद्रित है, और जिससे अंततः रेडिकल फेमिनिज्म जैसी चीज निकलती है, उनका कोई अवशेष इन कविताओं में, कोई प्रभाव इन कविताओं में नहीं है। माफ करेंगे मुझे इस बात को कहने के लिए, और मैं इसको कोई कमी की तरह नहीं देखता, क्योंकि यदि स्त्रीवाद होना है कवि को, तो उसे विवाह को, परिवार को, व्यक्तिगत पूंजी को प्रश्नांकित करना पड़ेगा। उसे योनि, कोख, देह और संतति पर अपने बराबर स्वामित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसे सामाजिक संस्थाओं, वर्ण, जाति, गोत्र, रिलीजन, कुल, वंश, राज्य, नेशन स्टेट, गणतंत्र और लोकतंत्र के पौरुषिक स्वरूपों पर, इन सब संस्थाओं के पौरुषिक स्वरूपों पर सवाल उठाना पड़ेगा।
और समाज में, संस्कृति में स्त्रीकरण और पुरुषकरण की सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया का खुलासा करना पड़ेगा और उसका जबरदस्त प्रतिकार करना पड़ेगा। इसके बगैर कोई स्त्रीवादी नहीं हो सकता। तो ये एक स्त्रीवादी कविताएं नहीं हैं, पर ये स्त्री मन की, स्त्री भाव की, वो कोमल जो है उसकी कविताएं हैं। तो बहुत सारी एक कविता है स्त्री, एक और दूसरी कविता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसका शीर्षक पढ़ देता हूँ, थेथईर के फूल। ये सब कविताओं में वो एक कोमल मन का, कोमल स्त्री मन का जो परंपरा में बंधी हुई, इसका एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिकार मौजूद है, क्योंकि लेकिन वो पुतली है, सलीका है, पृथ्वी है। एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है दुख, जो इस संग्रह की बहुत महत्वपूर्ण कविता है। तुम्हारे जीवन में मैं भोर सी खिली, सांझ सी ढल गई तुम्हारी दिनचर्या में। दुख इस बात का नहीं कि मैं सांझ सी ढल गई और तुम दिन सा चढ़ते रहे। दुख इस बात का कि अपने सुख की दोपहरिया में तुम भूल गए। कितना कोमल है ये बनक। इसमें कोई आक्रामकता या कोई उस प्रकार का कोई आपको जेस्चर या कोई भंगिमा आपको दिखाई देती है, मुझे दिखाई नहीं देती। इसलिए जो कविताएं इस संग्रह में स्त्री केंद्रित जो कविताएं हैं, वो पुराने गांव की, जिसमें बचपन जीता है, केरसई गांव की, आदिवासी संगी, प्रकृति संगी गांव की स्त्रियों की कविताएं हैं। इसलिए वो जो कविता जो बहुत द्रुत की गई है, उड़द की बड़ियां, बड़की भौजी, यह एक दूसरी कविता जिसका शीर्षक आस है, जिसमें अंबा आयोग का जिक्र आया है, वो कविता। ये तीन कविताएं एक पुंज रचती हैं। देखिए, स्त्रियां ही प्रतिकार कर रही हैं, पर वो विरोध नहीं कर रही हैं पीछे। ये भी एक प्रतिकार है कि वो बात कर रही हैं आपस में। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे होंगे, हाँ, आप बहुत अच्छी बात, आपको लग रहा है कि आप दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, पर वो नहीं सुन रहे हैं। ये जो कोमल जेस्चर है, वो जेस्चर है, ये मुंह है उसका। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है, जिसका संबंध फेमिनिज्म की थर्ड वेव से है, स्त्रीवाद की तीसरी लहर जिसे हम कहते हैं। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि ये जो यूरोसेंट्रिक, अमेरिकी सेंट्रिक जो स्त्रीवाद है, जिसके केंद्र में श्वेत महिलाएं हैं, इलीट महिलाएं हैं, बहुत पढ़ी लिखी अभिजन महिलाएं हैं, उनसे बाहर निकलकर ये जो हजार लाख प्रकार की स्त्रियां हैं और अलग अलग प्रकार के समुदायों में आई हैं, वो डाइवर्सिटी जो है, यानी आप अफ्रीकी स्त्रीवाद की बात कीजिए, आप एशियाई स्त्रीवाद की बात कीजिए, और अब भारत के अंदर से ब्राह्मण और सवर्ण स्त्रियां और महानगर की स्त्रियां, से मृदुला गर्ग और चित्रा मुद्गल को यह हक नहीं होगा कि वो स्त्री की बात करें, वो नितांत गांव की और दलित स्त्रियों को दलित स्त्रीवाद होगा। ये जो डाइवर्सिटी है और लेयर्स हैं, तीसरी लहर उसके बारे में बात करती है। ये तीसरी लहर में प्रज्ञा जी कविताएं लिख रही हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इन कविताओं से उभर कर आती है, जो ठेठ भारतीय, और मैं कहूंगा भारत तो क्या एक चीज है, भारत एक अमूर्त चीज है, लेकिन झार मूर्त चीज है, जहां जो गांव है उनका, तो वो झार संस्कृति से जो एक चीज पैदा होती है, जिसे फेमिनिस्ट टर्मिनोलॉजी में सिस्टरहुड कहा जाता है, बहनापा। ये बहनापे का पर बहुत अधिक अचानक अनायास जोर है इन कविताओं में। उड़द की बड़ियां, और मर्द को भी यदि इस दुनिया में घुसना है तो उसे बहन की तरह बनकर, इसलिए पिता सिर्फ पिता इसलिए नहीं है, वो बहन बनकर प्रवेश करता है, सिस्टर बनकर। वो काका जो उड़द की वो बड़ी का सूंघ के वो दौड़ रहे हैं, उसके अंदर भी एक सिस्टर भाव है, बहनापा है। ये इस कविता के भीतर आता है, जिसका संबंध उस स्तर से है थर्ड वेव के। तो ये इस संग्रह की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मूल क्या है? वो पुराना गांव है, केरसई है। लेकिन प्रज्ञा जी को बहुत तीव्रता से एहसास है कि वो नहीं रह पा रहा है, उसका लोप हो रहा है। इसलिए उस विलोपीकरण के बारे में भी संग्रह में कविताएं हैं, पुराने के विलोपीकरण के बारे में कविताएं, जिसमें गांव खत्म हो रहे हैं, गांव मर रहे हैं, वो पुराना जो सब कुछ था वो खत्म हो रहा है, और एक कंट्रास्ट पैदा हो रहा है। पुराने और नए के बीच में, कंटेम्प्रेरी के बीच में एक कंट्रास्ट इन कविताओं के भीतर दिखाई देता है,
क्योंकि नए के कंट्रास्ट आप जब तक नहीं रखेंगे, कला की दुनिया में विदृश्यता यानी विभिन्न दृश्य मानता एक पुरानी तकनीक है। जब आप राम के समक्ष रावण को रखते हैं तब जाकर वाल्मीकि की रामायण बनती है, राम कथा बनती है, कंट्रास्ट के बगैर नहीं बनती। जब राम के साथ आप लक्ष्मण को रखते हैं, जब राम के साथ आप भरत को रखते हैं, जब राम के साथ आप सीता को रखते हैं, जब कौशल्या के साथ आप सुमित्रा को रखते हैं, जब कैकेयी के साथ आप सुमित्रा को रखते हैं, ये कंट्रास्ट जब आप क्रिएट करते हैं, ये आर्ट की बहुत पुरानी तकनीक है। ये कंट्रास्ट प्रज्ञा जी निर्मित करती हैं, वो पुराना जो उनको पसंद है, जिसका मोह है उनके मन में। लेकिन ये कंट्रास्ट, ये नए के कंट्रास्ट में वो पुराने का मूल्य ज़्यादा उभर कर आता है। इसलिए नए गांव के बारे में कविताएं हैं, नए जीवन के बारे में। ये वो गांव तो नहीं, ये कविता है। यह माफ़ करना मेरे बच्चों, ये कविता है। चैता एक कविता है। रक्षाभूत और खूंट देवता एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है। कल मैं अपने एक वक्तव्य में कह रहा था कि ये जो नई चीज़ पैदा हो रही है, जिसमें ओरल हिस्ट्री को पीपुल्स हिस्ट्री में कन्वर्ट करने की एक कठिन प्रक्रिया संपन्न करनी है, तो देखिए रक्षाभूत एक कोई जादुई चीज़ नहीं रह जाता है, वो इस कविता में आकर एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की चीज़ बन जाता है। वो भी इस कविता के भीतर है। ये कविताएं चूंकि कोमल मन की कविताएं हैं और कोमल उनको पसंद है, इसलिए इन कविताओं में आमतौर पर यह देखा जाता है कि समकालीन जीवन की जो जटिलता है, जो उसका कॉम्प्लेक्स है, इन कविताओं में बहुत कम आया है। लेकिन कहीं कहीं वो आ जाता है अचानक ही औचक, और हर बार वो आपको थोड़ा चुभता है। इतने प्यार से वो बात कही गई है कि वो आपको चुभता है। मैं खास तौर पर ये वो गांव तो नहीं जिसका कई हमारे साथी उल्लेख कर चुके हैं, और प्रेम करती हुई एक लड़की, एक कविता है इस कविता के इस संग्रह के भीतर, जिसमें पुराने ढंग की संरचना में पली हुई लड़की है और फिर विवाह के बाद एक नया जीवन उसे मिलता है। हम सब लोग बहुत ही क्रूर किस्म के लोग हैं, इसलिए हम किसी कवि की रचना को उसकी आत्मकथा की तरह पढ़ने के आदी हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप आत्मकथा की तरह मत पढ़िएगा, वरना ये हमारे जिंदर जी का बुरा हाल होगा। इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इस कविता संग्रह से उठ खड़े होंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो जटिल भी मत मान लीजिए, मुक्त भी मत मान लीजिए। नहीं, वो प्रज्ञा जी जब कहेंगी तब मैं मान लूँगा, जो कि वो शायद खुलकर कहेंगी। सब स्त्रियाँ एक दिन कहेंगी। अभी वो प्राइवेट स्पेस में कह रही हैं, कल वो पब्लिक स्पेस में कहेंगी। खबरदार हो जाइए आप। यदि आप स्त्री नहीं बनते हैं तो आज समाज की मुक्ति नहीं है। स्त्रियों के स्त्री बनने में, यानी जो सो कॉल्ड स्त्री है, और पुरुषों के स्त्री बनने में ही, यानी मनुष्य बनने में ही अंततः समाज की मुक्ति है, और वो कहेंगी। तो लेकिन आप देखिए कि इन कविताओं में एक और कमाल का काम प्रज्ञा जी ने कर दिया है, और इस संदर्भ में मैं 3 कविताओं का उल्लेख करना चाहता हूं। और ये 3 कविताएं एक साथ संग्रह में मौजूद हैं। पृथ्वी को पता है उसे कितना घूमना है। दूसरी कविता है नदी पहाड़, और तीसरी कविता है नदियां। ये 3 कविताओं का गुच्छा है जो कोमल और पुराने जीवन के बासिंदे एक कवि की ओर से जो पितृसत्ता है, उसका आधुनिक पितृसत्ता है, समकालीन पितृसत्ता है, जिसमें हम सब मर्द हैं, सामने बैठे हुए मर्द भी हैं, पुरुष हैं, उन सब का एक प्रतिकार, पितृसत्तात्मक संरचना का एक प्रतिकार है। लेकिन जो भाषा और जो रूपक और जो चीज़ इस्तेमाल की गई है, वो पूरी तरह झरिया है, झारिया है, झारखंड से आई हुई है। सूर्य और पृथ्वी दोनों घूम रहे हैं। ये दाम्पत्य की कविता है। सूर्य और पृथ्वी दोनों अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। पृथ्वी को सूर्य नहीं बताता कि उसे कितना घूमना है। इस कविता में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कविता पेट्रियार्की के बारे में है। इसी तरह जो नदी पहाड़ कविता है, जिसमें वो कहते हैं कि पहाड़ में जब नदी बहती है तो वो ज़्यादा ऐसी होती है, नदी की तरह होती है, पहाड़ उसको नहीं रोकता। पहाड़ कितना कठोर होता है और एक किस तरह की संरचना है, पर वो पहाड़
नदी को नहीं रोकता वो है, और तीसरा नदियाँ धरती की बेटियाँ हैं। ये तीनों कविताएं समकालीन आधुनिक पितृसत्ता के खिलाफ हैं, उनका प्रतिकार रचती हैं, पर उनकी ये शब्दावली कात्यायनी, जसिंता करकट्टा, अनामिका, सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी, सविता भार्गव वगैरह 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 की भाषा से पूरी तरह भिन्न है। ये कविताएं अपनी कविताई के लिए जो पोइटिक सेंसिबिलिटी है, पोइटिक सेंसिबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझ रहा हूँ बच्चों, मैं जब बोल लूँ तो आप इतनी देर से तालियां बजाइए कि बाकी का कार्यक्रम स्थगित करना पड़े। बस मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। तो कविताई जो इस कविता के अंदर है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बहुत बहुत गहरा पोइटिक संस्पर्श भाषा में है। कविता अंततः क्या होती है? अब वो पद्य और छंद तो रही नहीं, तो काव्यात्मक संस्पर्श जहाँ भाषा में होता है, एक विशिष्ट प्रकार की भाषा, वही उस कविता है। तो बहुत सारी, एक कविता है मनमीत, या वो कविता जिसका बहुत उल्लेख किया गया, जिसमें सहजन का रूपक आता है, मैं सहजन हो जाना चाहती हूँ। अब ये महानगर में कोई नहीं कहेगा सहजन हो जाना चाहती हूँ, ये झारखंड में या मेरे गांव में ही कोई कहेगा कि मैं सहजन हो जाना चाहता हूँ। ये जो संरचना या जो रूप या जो फॉर्म प्रज्ञा जी लेकर आती है, ये उसमें बहुत पोइटिक, गहन पोइटिक सेंसिबिलिटी है, पर ये पोइटिक सेंसिबिलिटी वही पुराने जीवन से निकली हुई है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही सुखद रहा है ये कि बहुत तरह की, बहुत ही परिपक्व आधुनिकता के सांचे में ढली हुई स्त्री कविता पढ़ने के बाद मुझे पिछले दिनों ये दूसरा ऐसा संग्रह है पार्वती तिर्की के फिर उगना के बाद, जिसमें थोड़ा मुझे एक जिसे उसास कहते हैं मिला है मुझे, जिसमें एक नए प्रकार की एक ताजी चीज़ कविता के अंदर दिखाई देती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हिंदी की कोई महत्वपूर्ण कविता प्रज्ञा जी ने लिखी है, मुझे इसका कोई बहुत ही कठिन रहा है। हिंदी में सबसे ज़्यादा संघर्ष कविता में अपना स्पेस बनाने में होता है, क्योंकि वहाँ आपके मुकाबला 150 साल की परंपरा से नहीं है, आपका 3500 साल की परंपरा से आपको संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कविता में जगह बनाना बहुत आसान नहीं है। तो ना तो ये महान कविताएं हैं, ना ये बहुत ही ऊंचे स्तर की ऐसी कविताएं हैं जो छपते ही छा जाएंगी और अब ऐसा हो जाएगा। वो दूसरे प्रकार के लोगों को आजकल उपलब्ध है। तो लेकिन इस कविता में एक विश्वास है कि एक कवि यदि थोड़ा ज़्यादा अपने को कवि की तरह पेश करेगा और कवि के रूप में आत्मसंघर्ष करेगा, जो उसे करना चाहिए, घर के अंदर और बाकी जगहों पर कवि के रूप में उपस्थित होगा, तो मुझे उम्मीद है कि उसकी अपनी एक राह भी, जिसको अपना पर्सनल सिग्नेचर कहते हैं कला की दुनिया में, वो पर्सनल सिग्नेचर भी इस प्रज्ञा जी में निर्मित कर पाने की एक क्षमता इस कविता संग्रह से मुझे दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर, एकदम निशब्द हैं। और ये है कि कभी बनारस जाना होता है और दोस्तों को कहता हूँ, हिंदी विभाग वालों को स्पेशली, कि चलो थोड़ा घाट घुमा दो, आज थोड़ा हम लोगों के साथ हो लो, तो उधर से जवाब आता है नहीं, आज आशीष सर का क्लास है। और ये बातें होती हैं। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि गए और सर से मुलाकात करते करते नहीं कर पाए, इसलिए कि अध्ययन नहीं है, सर से क्या बात करेंगे, कुछ पूछ लिए तो सर आज आपको सुनने के क्रम में लगा कि एक पुस्तक हम पढ़ रहे हैं जो बहुत गंभीर है और बहुत सारे विषयों को प्रश्न चिन्ह के साथ खड़ा कर रहा है, समाज को अपने घेरे में ले रहा है। आपने त्रिलोचन से लेकर बहुत सारे कवियों की कविताओं से तुलना करके आपने इस कविता को एक नया रूप दिया है, एक सोचने का हमें एक नया रास्ता जो है वो दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके वक्तव्य के लिए। इस सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे और हिंदी विभाग के बच्चों को मुझे नहीं लगता कि बोलने की आवश्यकता है कि आपको, जब आप किसी कार्यक्रम में हो तो आपको, अभी सलीका की बात हो रही है, त से तमीज सिखा रही है मैम अपनी छोटी सी बच्ची को। वो क से जब कखरा सीखती है उनसे, तो क से कल्पना सिखाती है और त से तमीज सिखाती है। इससे ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझदार हैं।
आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में आवाज लगाते हैं हम आपकी जोरदार तालियों के बीच। हमारे बीच वरीय साहित्यकार मौजूद हैं डॉक्टर माया प्रसाद मैम। मैम आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। आज के सारस्वत कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रविभूषण जी और मंचस्थ सभी साहित्य प्रेमी और विद्वान जन, सभागार में उपस्थित आप सभी कविता के प्रेमी, साहित्य के प्रेमी, आप सबों को मेरा झारखंडी जोहार। प्रज्ञा की इस पुस्तक पर बोलने से पहले मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ, क्योंकि बार बार लोग ये कहते रहे हैं उसकी कविताओं में ये है, उसकी कविताओं में वो है, बहुत चर्चा हो चुकी। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी कि 71 कविताओं के इस संकलन में स्त्री का जीवन है, और बार बार आप कहिए कि स्त्री और पुरुष का जीवन अलग नहीं होता, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं होंगी। मेरा ये मानना है, और आंशिक तौर पर थोड़े संशोधनों के साथ मुझे ये स्वीकार करने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा कि मैं निश्चित रूप से स्त्री समर्थक हूँ, नारीवादी हूँ। संशोधनों के साथ मैंने कहा है, पूरी तरह से जो प्रचलन में है उसको थोड़े संशोधनों के साथ मैं स्वीकार करती हूँ। और मैं बार बार ये कहती रही हूँ अपने संबोधनों में कि स्त्री जिस तरह से जिंदगी को महसूस करती है, पुरुष नहीं करता। इसीलिए वर्षों तक, शताब्दियों तक, बल्कि मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, स्त्री की जुबान बंद करने की कोशिशें होती रही हैं, आज भी कोशिशें हो रही हैं। और स्त्री की मजबूरी ये है कि जब तक पुरुष उसके किसी कार्य में उसकी पीठ न थपथपा दे, उसे लगता है कि उसका लिखना, उसका बोलना सार्थक नहीं हुआ। इसीलिए वो उसकी रचनाशीलता में जो तलाशेंगे वो तलाश सकते हैं, लेकिन वहाँ जीवन अपनी पूरी संपूर्णता में है, ये बात कहने से पहले वो हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह तो स्त्री को ऐसी स्वीकृति मिल जाएगी जो शताब्दियों तक उसको नहीं मिली थी। इसी बात के साथ मैं प्रज्ञा की इन कविताओं पर थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहूँगी। ये जो 71 कविताओं का संकलन है, सच कहूँ तो इस संग्रह की 2-1 कविताएं मैंने पहले पढ़ी थी, और जिस समय प्रज्ञा ने ये किताब मुझे देहरादून भेजी, मैं अवाक हो गई, क्योंकि इतनी जल्दी इसका संग्रह आ जाएगा इसका मुझे विश्वास नहीं था। और जब संग्रह मेरे हाथों में आया तो मैंने इसको पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैं चमत्कृत भी हुई, भावुक भी हुई, और फिर दोबारा पढ़ा, क्योंकि इसने कहा था कि उसकी खामियां भी आप बताइएगा। मैं उसकी शिक्षिका रही हूँ, इस नाते नहीं, वो उसका मुझसे अलग जुड़ाव भी रहा है। उस जुड़ाव के नाते मैंने उसकी किताब को दोबारा पढ़ा, और उसके बाद जो मेरी प्रतिक्रिया हुई, अगर मैं बोलने लगूंगी तो बहुत विस्तार में जाऊंगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कुछ जो लिखा है मैं पढ़ देती हूँ। नारी विमर्श की प्रबल प्रवक्ता अनामिका का उद्घोष है कि स्त्रियों का अनुभूति मंडल और उनका भाषिक मिजाज पुरुष लेखकों के अनुभूति मंडल से, उनकी भाषिक अभिव्यक्ति क्षमता से भिन्न होता है। दोनों मनोसामाजिक संरचना दोनों की अलग अलग होती है। नतीजतन चौंक रहे हैं वे विश्वासी जन जो वजीद हैं कि महिला लेखन और पुरुष लेखन जैसा विभाजन कोई मायने नहीं रखता। हाल तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही, हाल तक महिलाएं भी ये कहती थीं कि पुरुष लेखन और महिला लेखन जैसा कुछ नहीं होता, लेखन लेखन होता है। लेकिन मेरा पूरी तरह से इस बात में यकीन नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि स्त्री का लेखन और पुरुष का लेखन अलग अलग होता है। इस पुरुष में जो विस्तार होता है, स्त्री में वो गहराई में होता है। क्योंकि बार बार जड़ों की बात आई है, तो ये जड़ें ही हैं जो जीवन को थामती हैं। और जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, आप देखिए, जड़ें हैं तल में और ऊपर उनका विस्तार है। पुरुष विस्तार को देखता है, स्त्री हमेशा जड़ों को देखती है, जड़ों को सींचती है, तभी ये विस्तार संभव होता है। तो अभी जिनकी चर्चा आई,
कात्यायनी, अनामिका, गगनगिरी, नीलेश रघुवंशी, सविता सिंह और हमारे झारखंड की निर्मला पुतुल, ये सब घोषित तौर पर नारीवादी कवयित्रियाँ हैं। प्रज्ञा ने घोषणा नहीं की कि वो नारीवादी रचना कर रही है, लेकिन उसने जो कुछ भी अपनी कविताओं के माध्यम से दिया है वो बताता है कि ये जिस स्त्री की कविताएं हैं वो स्त्री नहीं है जिसकी सुबह 12 बजे दिन में होती है और रात डाइट कोक से या विस्की के ग्लास से होती है। ये उस गांव घर की मध्यवर्गीय स्त्री है जिसने वहाँ के जीवन की जड़ बनकर के सींचा है। वहाँ उसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं। वो रिश्ते जो आज धीरे धीरे हमसे छूटते जा रहे हैं, वो दोस्ती, वो बहनापा, वो माएँ, चाचियाँ, मामियाँ, बुआ, ये सारे रिश्ते धीरे धीरे आप परिवारों में जाएंगे तो शायद अब के बच्चे इन रिश्तों को जानते नहीं। कुछ दिनों बाद जब आप 20 वर्षों के बाद ढूंढेंगे तो परिवार में जो छोटे बच्चे होंगे वो पूछेंगे कि मौसी क्या होती है और बुआ क्या होती है, क्योंकि जिसको हम कहते हैं बाजारवाद ने इस तरह से हमारे रिश्तों को बिखेर दिया है और हमारी ज़रूरतें केवल हमारी और हमारे बच्चों की ज़रूरतें हमारे जीवन के केंद्र में आ गई हैं, बाकी की सारी चीज़ें छूट गई हैं। तो इन सब छूटी हुई चीज़ों को जो बचा कर रख सकता है वो है प्रज्ञा जैसी कवयित्री। प्रज्ञा ने अपने गांव घर के तमाम रिश्तों को सहेजा है, उसने ऋतुओं को सहेजा है। उसके यहाँ चैता है, उसके यहाँ बसंत है, उसके यहाँ और भी दूसरे महीने हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी है वो ये कि प्रज्ञा ने दाम्पत्य को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। इसमें एक कविता है जो दाम्पत्य को बहुत सूक्ष्मता से उकेरती है और उसको पढ़कर मुझे अच्छा लगा। बेटी से ककहरा सीखना एक बड़ी बात है और ये हर पिछली पीढ़ी को नए आने वाले बच्चे सिखा रहे हैं। तो सीखना स्त्री का गुण होता है, वो सीख लेती है। मैं आप यहाँ बैठे तमाम पुरुषों से पूछना चाहूँगी, मिथिलेश जी जो मेरे बहुत करीब रहे हैं, उन्होंने बैगन और बड़ी की बात तो कह दी। बड़ी बनाना आता है, पहले ये उनसे पूछ लेना चाहिए था कि बड़ी कैसे बनती है। ये स्त्रियों को मालूम है, पुरुषों को मालूम नहीं है, ना उन्होंने आज तक सीखने की कोशिश की है। वो कोई मुझे बता दे कि मुझे बड़ी पारना आता है तो मैं आता है किसको हमको आता है तो बना के देगा। तो मैं जहाँ थी वो ये कि इस संग्रह में प्रज्ञा एक मध्यवर्गीय स्त्री के संवेदनशील हृदय का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रतिनिधित्व में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षक है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है उसका जो लोकबिंब है उसकी कविताओं में, वो उसकी भाषा। और इसी भाषा के कारण वो दूसरी कवयित्रियों से अलग है। यहाँ कवयित्रियों की एक बड़ी कतार है और उनमें से कुछ लोग बहुत करीब हैं मेरे। तो कई बार मैं कहती हूँ कि क्या बार बार आप लोग एक ही विषय पर कविता लिखती हैं। कविता के विषय अनंत विषय भरे पड़े हैं और वो आपके संसार के हैं, उनको उठाइए और उनको लोगों के सामने रखिए। लेकिन वह गिने चुने लोग हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात की बात है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रज्ञा के संग्रह में रिश्तों की खुशबू है और बिना कोई अलगाव जताए पिता के स्नेह के कई रंग हैं। रक्षाबंधन में भाई की सुनी कलाई की टीस है, लेकिन उसकी जो कलम है, उसकी जो लेखनी है, वो सबसे ज़्यादा रमी है माँ के मौन को आत्मस्थ करने में, बहनों के आत्मीय संवाद में, सखियों के सुख में और सबसे ज़्यादा अपनी बिटिया के संग साथ में जो उसे ज़िंदगी का अद्यतन ककहरा सिखा रही है। सहेलियाँ जो 2 दिनों के संग साथ में बहुत कुछ दे जाती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इसके लिए हमें बड़े कवियों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कवि वो चाहे जितना बड़ा हो वो स्त्री नहीं हो सकता।
और स्त्री जो झेलती आई है शताब्दियों से, उस झेलने को, उस पीड़ा को, उस दर्द को उसने भी विस्तार नहीं दिया है। चाहे वो स्त्री के दर्द को जितना चमत्कारपूर्ण ढंग से चित्रित करे, लेकिन वो गहराई जो स्त्री के भीतर होती है, वो दर्द, वो टीस जो स्त्री के भीतर होती है, वो किसी पुरुष कभी भी नहीं आई है। हम दूसरे उदाहरणों से दोनों को बराबर करना चाहे, दोनों को एक करना चाहे, तो ये नहीं हो सकता है। मेरा एकदम क्या कहेंगे, प्रमाणों से मैं ये साबित कर सकती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। हम जो महसूस करती हैं वो पुरुष नहीं महसूस करते। इसकी वजह ये है कि हम सृजन करते हैं। प्रकृति ने हमें सृजन करने की जो ताकत दी है, उस ताकत ने हमें दर्द सहने की भी ताकत दी है। इसीलिए जब रश्मि जी बोल रही थी और बार बार ये माइक की बाधा आ रही थी, तो मैं उनसे कहना चाह रही थी कि ऐसी अनेक बाधाओं को पार करके औरतें यहाँ तक आई हैं जहाँ से आप बोल रही थी। पता नहीं कितने अवरोध उसके जीवन में आते हैं और उन अवरोधों के साथ वो आगे बढ़ रही है। ये इस युग की उपलब्धि है और इसी उपलब्धि से उसने अपनी पहचान बनाई है। और आगे भी वो जो रास्ते में कांटे हैं, जो झाड़ियाँ हैं, उन सबको वो काटती हुई आगे बढ़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप में से हर एक अच्छी कविताएं, स्त्री के समर्थन की कविताएं देगा। प्रज्ञा ठीक ही कहा आशीष जी ने कि कोई अद्भुत उपलब्धि नहीं है प्रज्ञा का ये काव्य संग्रह। पहले भी कहा जा चुका है, दोष रहित दूषण सहित। तो इसके इस काव्य संग्रह में बहुत सारी त्रुटियां भी हो सकती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये उसका पहला संग्रह है और उस संग्रह में जिस आत्मविश्वास के साथ उसने अपने को प्रस्तुत किया है, अपनी बात कही है बिना किसी छल के, बिना कुछ छिपाए हुए, पूरी ईमानदारी से उसने अपने को अभिव्यक्त किया है और हर रिश्ते की बनावट को उसने उकेरा है। चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो। और कुछ नागपुरी कविताएं हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं और अच्छे लगने की वजह ये है कि बाजारीकरण ने जिस तरह से लोगों की ज़रूरतें बढ़ा दी हैं, घर जमीन सब बिक रही है, स्त्री उस बिकने को, उस बंटने को रोकने की भरपूर कोशिश करती है। कहा गया है कि स्त्रियां ऐसी भी हो सकती हैं, वैसी भी हो सकती हैं। तो प्रभा खेतान के शब्दों को उद्धृत करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि स्त्रियां पैदा नहीं होती हैं, स्त्रियां बनाई जाती हैं। जैविक रूप से वो पुरुष से भिन्न होती हैं। हजारों वर्षों से पुरुष ने उसको बनाया है, अपने अनुकूल उसका आकार गढ़ा है। और अब वो जब वो खुद को काट छाँट करके उनके रास्ते में आ रही है, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को बेचैनी हो रही है। इस बेचैनी को दूर करने वाली कविताएं लिखने के लिए प्रज्ञा को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगी जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और प्रज्ञा से पूछना चाहूँगी कि तुमने कैसे कह दिया, या बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये स्त्री विमर्श की कविताएं नहीं है। एक छोटी सी कविता है, जिद। अपने नैहर में मैं अपने नाम से जानी गई, अपने नैहर में मैं अपने नाम से जानी गई, अपने ससुराल में भी अपने नाम से जानी जाऊं, ये ख्वाहिश लिए बड़की मंझली संजली छोटकी में मैं नहीं समाना चाहती। मैं गांव की एक जिद्दी लड़की अपने ससुराली की ढीठ बहुरिया बनना चाहती हूँ। मैं गांव की औसत पढ़ी लिखी लड़की परंपराओं के अजनबी शहर में अपनी जिद की गठरी लिए बेखौफ निकल पड़ी। ये उस नई स्त्री का उद्घोष है जो वो बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई सदियों तक, और अब वो बनने के रास्ते पर है। और एक दिन जरूर वो गढ़न उसकी होगी जिसकी उसे कामना रही है, जो उसकी जिद है, और इस जिद में वो जरूर जिद को पूरा कर पाएगी। ये मेरी कामना है और मेरी शुभकामना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कर रहे थे और जिस अस्तित्व की तलाश की जा रही थी
उस मय को खींचकर उस मय को हाईलाइट करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही मैम, और आपने निश्चित रूप से एक नया दृष्टिकोण हमें आज प्रस्तुत किया इनकी कविताओं के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मैम प्रज्ञा मैम जो कि इस काव्य संग्रह की रचयिता हैं, उनके पिताजी भी एक साहित्यकार रहे हैं और संस्थापक प्रधानाचार्य रहे हैं उच्च विद्यालय केरसई सिमडेगा के। 90 वर्ष के हैं, श्री दयाल राम नाम है सर का। और उनका भी एक काव्य संग्रह छप चुका है, धवई की फूल, कहानी संग्रह, माफ कीजिएगा, कहानी संग्रह उनका भी छप चुका है। मैम को संदेश भेजा है उनके पिताजी ने। मैं सबसे पहले उनका संदेश जो लिखकर आया है मैं उसे पढ़ता हूं, फिर उनके वीडियो की तरफ चलूंगा जो वीडियो संदेश उन्होंने भेजा है। वो लिखते हैं कि मृच्छकटिकम के पाठ में बालक इसलिए रूठ जाता है कि माटी की गाड़ी में स्वर्ग रचित गहने की आवश्यकता है। इस काव्य में माटी की गंध आती है, जिस मिट्टी में पनपी उसी की गंध आती है। रचनाकार जिस मिट्टी से पनपी है उसकी गंध आना स्वाभाविक है। इनकी भाषा और काव्य में लोक प्रकट है। ये इनका लिखित संदेश था और एक वीडियो संदेश है जो मैं अभी आप पर्दे पर देखेंगे। दौड़ता आ रहा, उसके पीछे लगा, आगाह कर रहा है कि बाबू ये पागल आदमी खुद का छोड़कर मंच में प्रकट हो रहा है। ईश्वर भारत अपने वीर सकट को देखकर मचल कर कहा था कि इसमें सोने के गाने न दिए जाए। ये माटी का सकटिक है, इसमें सोने के गाने नहीं सोते। यह काव्य संग्रह प्रज्ञा गुप्ता का काल के पूर्व प्रसंगवश कहा जा रहा है। सकटिक चंपू का प्रसन्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को बहुत प्रिय लगता है। वही प्रसन्न प्रज्ञा गुप्ता के इस ग्रंथ को देखकर इस स्मरण में उजागर हो गया।
व्यक्ति काव्य तक होती है। सुनने वाला कुछ जान रहा है, सुनाने वाला अधिक जान रहा है। और प्रसंग में जितने शामिल हैं कोई भी काव्य रसिक है और काव्य का आदाब उद्घटित प्रसंग इस स्मृति में उभर आता है। एकाध ग्रंथ अपने आप में नरशंकु काव्य का प्रसंग याद आ रहा कुंभ मोहन पागल आदमी धन्यवाद। ये बहुत भावुक क्षण होता है। मैंने देखा मैम की पलकें नम हो रही थी। ये आशीर्वाद है और आप भाग्यशाली हैं कि इस उम्र में भी आपको शुभकामना देने के लिए सर वीडियो संदेश सर का आया है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और ऐसे शख्सियत को सुनेंगे। उन्हीं का सानिध्य रहा है डॉक्टर केशवी कुमार सर, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर और श्री दयाल राम सर। इन लोगों का अच्छी घनिष्ठता रही है, मुझे मालूम हुआ है। सिमडेगा कर्म भूमि रही है सर की, और एक साहित्यिक थाती के रूप में आज हमारे इस मंच पर मौजूद हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ आवाज लगा रहा हूँ डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर को। सर आप आए और अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें कि वही माइक मंचस्थ मित्रों, अध्यक्ष रविभूषण जी अलग से, सामने बैठे मित्रों और थोड़े बहुत जो साहसी विद्यार्थी अब तक बैठे हुए हैं वे, जोहार की बात है आप सबको जोहार। मुझको लगता है कविता पर बोलना बहुत कठिन काम है। उसका आप आस्वाद ले रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे फूल पर बोलने के लिए आप कहें कि देखिए पंखुड़ी फिर तोड़ दें, ये देखिए पेटल्स हैं, इससे ये सेपल था, ये सेपल है, ये क्या है, यहाँ पर बीज बनता है, तो फूल का सौंदर्य ही नष्ट हो जाएगा। कविता पर बात करते समय अगर उसको तोड़ तोड़ कर बात की जाए तो कविता का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। कविता ढूंढने और मेरी समझ से स्तब्ध रह जाने चाहिए। अगर कविता आपको प्रीत कर रही है तो आप थोड़ी देर के लिए मौन में डूब जाएंगे। काश के फूलों ने कहा जोहार किताब प्रज्ञा जी का अपनापा है, पहले मुझको मिल गई थी। और केवल एक पंक्ति में यह कहना चाहूँगा कि कोई कविता पुस्तक इतनी पठनीय और इतनी रोचक हो सकती है, यह बहुत दिनों के बाद अनुभव में पाया। यानी ऐसी कविता पुस्तकें कम आपको मिलेंगी जिनको आप किसी रोचक कथा की तरह पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ जाएँ। इस संकलन की एक भी कविता को यदि कविता पढ़ने में आपकी रंच मात्र भी रुचि है तो इस कविता पुस्तक की कविताओं को आप एक साथ में पढ़ जाना चाहेंगे। पहली शर्त तो यह है कविता की रोचकता की। अब तरह तरह से व्याख्याएँ की गई हैं, की जाती रहेंगी। काश के फूल कोई फूल नहीं है, वो एक कहिए वीड है जंगली, और वर्षांत में वर्षा तुलसीदास ने लिखा है ना, फूले का सकल में छाई जनु वर्षाकृत प्रकट बुझाई। वर्षांत में ये जंगली वीड जो हैं इनमें सफ़ेद सफ़ेद फूल जैसे उगाते हैं। प्रज्ञा जी की एक कविता भी है कि जैसे वो सूरज को सफ़ेदी दे रहे हैं, सूरज की सफ़ेदी से होड़ कर रहे हैं।
मुझको सिर्फ इतना कहना था कि यह कविता पुस्तक जब मुझको मिली थी, किसी रोचक कथा पुस्तक की तरह मैं इसकी एक एक कविता को एक सांस में पढ़ दिया था। और यदि सचमुच आपकी कविताओं में रुचि है तो मेरी अनुशंसा है, बल्कि मेरा आग्रह है कि यह किताब आप पढ़ें। अंग्रेजी में कहते हैं बेग बोर और स्टील, जहाँ से भी ये किताब आपको उपलब्ध हो आप पढ़ें। अगर समाज शास्त्रीय दृष्टि से बात करूं तो काश एक जंगली वीड है, जैसा मैंने कहा, उपेक्षित सा पौधा, उसको केंद्र में लाकर जोहार कराया जा रहा है। यानी समाज के जो पीड़ित उपेक्षित हैं वो आपके सम्मान में खड़े हैं। यह भी संकेत मुझको इन कविताओं में मिलता है। दूसरी बात, जैसा मैंने निवेदन किया, कविता का काम क्या है? शास्त्रीय दृष्टि से कहते हैं हृदय को रस दशा में पहुंचाना। यानी कविता रसोद्रेक करती है, सच्ची कविता, वो चाहे शास्त्रीय कविता रही हो पुरानी या आज की कांस के फूल जो जोहार कह रहे हैं वैसी कविताएं हों। इन कविताओं में रसोद्रेक की पूरी क्षमता है। प्रज्ञा की इतनी प्यारी कविताओं के लिए मैं प्रज्ञा को बधाई देना चाहता हूँ। आद्योपांत, इसकी व्याख्या बहुत तरह से की गई, मैं उस विवरण में नहीं जाऊँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि बधाई प्रज्ञा ऐसी प्यारी कविताओं के लिए। प्रज्ञा के पिताजी जिनको अभी आप सुन रहे थे, वो मुझसे 1-8 साल सीनियर थे, फिर साथ भी हो गए थे। और ये तो जैसा है, प्रज्ञा तो बेटी जैसी लगती है। दिल्ली के प्रज्ञा रावत जी और बंधुवत नीचे से आए हुए आशीष जी, उनको सुनना अच्छा लगता है। आपको जिनको स्मरण है उनको है, जिनको नहीं है उनको सुनकर अच्छा लगेगा। आशीष त्रिपाठी जी जिस विभाग से आए हैं उस विभाग में कभी पंडित हैया के साथ द्विवेदी हुआ करते थे। और जादी के साथ द्विवेदी जी की विनोद प्रियता की एक कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर सुनी है तो ठीक, नहीं सुनी है तो रोचक लगेगी। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। तो उस समय वहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे वो भारतीय थे, भोजपुरी मूल के, आरा के पास के। तो श्रीनारायण चतुर्वेदी जी ने एक कलश में उनको भेंट किया मंच से और कहा कि मैं गरीब दाहुन भारत से आपके लिए क्या लाता, ये गंगाजल लेता है। तो मॉरिशस में बस गए भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो वहाँ उस समय शिक्षा मंत्री थे, गंगाजल को पाकर मॉरिशस में उनकी आंखें गीली हो गई। तो मंच का माहौल ही बदल गया। आगे बातचीत कैसे हो, तो पंडित चतुर्वेदी तुरंत मंच पर चले गए। उन्होंने कहा कि देखिए, श्रीनारायण चतुर्वेदी जी चतुर्वेदी हैं, उन्होंने 4 वेद पढ़े हैं। मैं द्विवेदी हूँ, मैंने 2 ही वेद पढ़े हैं, वरना मैं लखनऊ में तो गंगा है भी नहीं। और लखनऊ से आए हैं श्रीनारायण जी, मैं काशी में रहता हूँ, मैं तो चाहता तो मालगाड़ी के एक डब्बे में भर के गंगा जल ला सकता था, लेकिन मेरी बुद्धि खुली नहीं। बहुत ऐसा होता है। त्रिपाठी भी उसी काशी से आए हैं। त्रिपाठी का माने हुआ 3 वेदों का तो अध्ययन इन्होंने किया है, 4 विषय। अच्छा लगा इतने बहुत मित्रों को सुनते हुए। प्रज्ञा को सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि यह किताब जो फिर से दोहरा रहा हूँ, यह किताब जो मुझको मिली थी, मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, रख दिया। आज जब फिर से यहाँ इसके लोकार्पण के अवसर पर आया हूँ तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, इस कविता को, इस संकलन को आप पढ़ें। मृत्तिका गंधी कविताएँ, जमीन से जुड़ी ही कविताएँ, जिनमें इन कविताओं में प्रज्ञा कम है, हृदय ज़्यादा है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ बुद्धिहीन है कविताएँ, मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि इन कविताओं में हृदय बोलता है। जैसे मिट्टी की गंध आपको मिलेगी, खुशबू मिलेगी, झारखंड के जंगल पहाड़ आपको मिलेंगे,
झारखंडी अपनापन आपको मिलेगा। और तो क्या कहा जा सकता है। प्रज्ञा को इस पुस्तक के लिए मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेशकीमती शब्दों के लिए। निश्चित रूप से आपने हमें अनुग्रहित किया अपनी वाणी से, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आपको सुन पाते हैं, ऐसे मंचों से सुन पाते हैं। और आपका आना किसी कार्यक्रमों में, हमारे लिए ऐसे कार्यक्रमों में चार चांद लगा देता है कि आपकी मौजूदगी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 13 पृष्ठों की रंजन जी की भूमिका और उसके बाद यहाँ उनका उद्बोधन इस कविता संग्रह में प्रवेश करने के लिए एक खुले गए दरवाजे की तरह है। और बाद में तो आशीष त्रिपाठी ने उसके भीतर जितनी खिड़कियाँ थी वे सभी खिड़कियाँ खोल दी हैं। अक्सर मैं सोचता हूँ एक लंबे समय से, हालांकि कविता को कैटेगराइज करने में और कवियों को भी कैटेगराइज करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी इस समय का हिंदी कविता का जो माहौल है उसमें अगर आप देखें तो 18-20 साल के युवक युवती से लेकर 30-35 साल तक के कवियों की संख्या 50 से अधिक है। उसमें 20-25 अच्छी कवि है, और 30-35 साल से 50-52-55 तक चले जाइए तो उसकी तो और विशाल संख्या है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि साहित्य के जितने रूप होते हैं उसमें कविता, आशीष ठीक बोल रहे थे, उसमें कविता इतनी अधिक इस समय हिंदी में खास करके क्यों लिखी जा रही है, क्योंकि उसमें केवल साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को ही हम नहीं देखते हैं। मेरे पास एक सुपरिचित व्यक्ति की एक कविता संग्रह की पांडुलिपि आई देखने के लिए, मैं दंग रह गया कि हिंदी में तो ऐसे कुछ आए नहीं। हायर टेक्नोलॉजी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, AI वगैरह से लेकर के सब, उसके टर्म में, उसके जो अपने पारिभाषिक टर्म है, सब पर कविताएं लिखी गई थी। बाद में टेक्नोलॉजी का है या इंजीनियर का है, तो अब कविता का यह दायरा या कवि का जो संसार है उसका दायरा बहुत बढ़ गया है। मैं अक्सर 20-25 वर्ष पहले वीरेन से मजाक करता था, वीरेन डगवाल से, और कहता था कि वीरेन डगवाल अब हम प्रोफेसर पोएट्स की एक कैटेगरी बनाएंगे। हमने बनाई नहीं, लेकिन यहाँ कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि यहाँ 4 युवा पार्वती तिर्की, खुद आशीष त्रिपाठी और प्रज्ञा माया जी मौजूद हैं। मैं विलियम को कहता था कि देखो, जितने भी चर्चित, सुचर्चित, प्रशंसित, बहुप्रशंसित, पुरस्कृत, सम्मानित वगैरह है प्रोफेसर पोइट्स में, उसमें तो केवल 2 ही हैं, केदारनाथ सिंह जी और तुम हो। मैं सोचता हूं कि अगर आप ऐसी कोई कैटेगरी बनानी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये विचारणीय है। क्योंकि जब मैं आशीष त्रिपाठी को सुन रहा था तो मैंने आशीष त्रिपाठी जी को कहा कि आपने जितनी बातें कही हैं वो केवल क्रिटिक की हैसियत से नहीं कही हैं, क्योंकि आप एक अच्छे पोएट हो इसलिए आपने बातें कही। आप जानते होंगे कि आशीष त्रिपाठी का हाल का एक संकलन है शांति पर्व, और वो उस समय से कविता, जबकि उनके यहाँ एक रंग ठहरा हुआ था, से कविताएं लिख रहे हैं। अगर होना चाहिए, ये इसलिए होना चाहिए ध्यान देने के लिए कि हिंदी में जितने प्रोफेसर पोइट्स हैं, अब चूंकि नौकरी प्रोफेसर की है तो हम प्रोफेसर ही कहेंगे, उसमें सभी आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं। भगवत रावत भी तो हिंदी के ही थे, राजेंद्र कुमार जी थे, सभी नहीं, और BHU में तो काफ़ी आप लोग साथी हैं। तो इनकी कविताओं में, और जो इस श्रेणी में नहीं है, उनकी कविताओं में क्या कहीं से कोई भिन्नता आती है? और अगर वो भिन्नता आती है तो कहाँ है? ये बड़ा काम है, थोड़ा जोखिम वाला भी काम है,
इसलिए जो उस इलाके में जाना चाहें जाएं। रंजन जी के तो 13 पृष्ठों की भूमिका में ध्यानपूर्वक पढ़ गया और उन्होंने बातें की। मुझे लगता है यह है कि कांस के फूलों ने कहा जोहार, इसकी केवल स्त्रीवादी दृष्टि से हम इस पर विचार नहीं कर सकते। मैं अक्सर सोचता हूँ कि स्त्री चिंतन, स्त्री लेखन, स्त्री भाषा, स्त्री जो कुछ भी हो, स्त्री विमर्श, जो कुछ हिंदी में चला, विदेश में चला, यहाँ चला, अगर हम सिमोन दे बाउआ के द सेकंड सेक्स को पहले भी चले जाएं, कोई रिसर्चर जितना चाहे जहाँ जाए, मुझे जो चीज़ परेशान करती है वो यह कि मनुष्य किन अर्थों में मनुष्य है। यह जो पूरा शरीर है हमारा मनुष्य का, इसमें वह कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमें मनुष्य बनाता है। मेरा अपना मानना यह है कि नाभि के पहले या पेट के पहले वाला जो हिस्सा है, जो कि जिसे आप हृदय कहते हैं, और सबसे ऊपर जो हिस्सा है मस्तिष्क, जो चिंतन करता है, सोचता है, और हृदय जिससे संवेदना जुड़ी होती है, वही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। लेकिन एक अजीब स्थिति है पूरी दुनिया में, और भयावह स्थिति है कि अधिकांश लोग नाभि के नीचे का जो भाग है, पेट, भोजन, खाद्य, और उसके नीचे का जो भाव है, लिंग, शिशु, योनि, उसमें फंसा हुआ। ये तो पशुओं में भी होते हैं। मैंने कभी स्त्री चिंतन पर केवल एक ही लेख लिखा है, और उसमें एक पुरुष ने ही एक गलत ढंग से मित्री है तलवारें खींच ली थी। मैं चुप हो गया था कि जरा तलवार चले तब देखा जाए। और एक हमारी स्त्री प्रसिद्ध मित्र ही और कवित्री भी केवल इसलिए नाखुश थी कि उनका नाम अच्छे ढंग से नहीं लिया गया। ये तो 15-20 वर्ष पहले विजाइना स्पीक्स किताब जो है सो आ चुकी थी अंग्रेजी में, कि वेजाइना जो है वह बोलती। जो भी हिंदी में स्त्री चिंतन, स्त्री विमर्श हो रहा है स्त्री कविता की तरह, उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कैथर कला की औरतें की चर्चा किसने की है। गोरख पांडे की कविता है कैथर कला की औरतें, बड़ी मशहूर कविता है वो। स्त्री पक्ष है, स्त्री पक्ष पर हमें ध्यान देना चाहिए। मुझे इस संग्रह की 81 कविताओं को पढ़ते हुए मैं थोड़ा चकित हुआ, विस्मित हुआ, और मुझे अच्छा लगा कि प्रज्ञा जिस काव्य मार्ग पर चल पड़ी हैं अपने इस पहले कविता संग्रह के साथ, उसमें हमें अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं, और मैं उन्हें एक उदीयमान और संभावनाशील कवि के रूप में देखता हूं। इस समय कविता की जो इतनी भीड़ है, कवि की संख्या बढ़ रही है और कविताओं की संख्या भी, यह एक प्रकार से शुभ लक्षण है। क्या कारण है, यह अलग से अध्ययन का, चिंतन का, विचार का विषय है कि हिंदी में जिस परिमाण में कविताएं लिखी जा रही हैं, जिस मात्रा में, क्या उसी मात्रा में बांग्ला में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी में, उर्दू में, या जो भी अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनमें भी कविताएं लिखी जा रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अधिक हिंदी में कविताएं लिखी जा रही हैं। यहाँ मैं उस ओर नहीं जाना चाहूँगा कि हिंदी में इतनी विपुल मात्रा में कविताएं क्यों लिखी जा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए सही नए कवियों को ऋलके के पास जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने नए कवियों को एक सलाह दी थी। नवागंतुक कवियों को, हिंदी में जो नवागंतुक कवि हैं, उन्हें ऋलके का वो युवा कवियों के नाम जो पत्र है वो अवश्य पढ़ना चाहिए। कांस के फूलों ने कहा जोहार संग्रह से प्रज्ञा हिंदी कविता की धरती पर अपने पांव रख रही है, और अब उनसे यह आशा की जाती है
कि वे अपने पाँव को सधे कदमों से कितनी दूर तक चलेंगे। वे हिंदी कविता में नवागंतुक हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए और मैं इस नवागंतुक कवि का स्वागत करता हूँ। कांस के फूल तुलसीदास के हैं, फूले कांस सकल मही छाई, जनवर साकृत प्रगट बुढ़ाई। कांस के फूलों से धरती ली गई, मानो वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई हो। वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन के समय कांस के फूल खिलते। अब केवल कांस के फूल ही पर विचार किया जाए कि वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु का आना क्या होता है, वो एक अलग विचार का विषय है। ये फूल दुर्गा आगमन के शुभ प्रतीक के रूप में भी माने जाते हैं। ये मानसून की विदाई से भी इसका जुड़ाव है, संकेत है। अंग्रेजी में इसे वाइल्ड शुगर केन कहा गया है। इसका एक बोटेनिकल नाम भी है। अब किसी को कांस के फूल पर विचार करना हो कि इसकी क्या पोटेंशियलिटी है, क्षमता है, ब्यूटी है वगैरह वगैरह, तब हम उस ओर हम जा सकते हैं, वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संग्रह को पढ़ते हुए मुझे एक संभावनाशील कवि की जो क्रिएटिविटी है वह मुझे थोड़ी खुलती हुई और हल्के से खिलती हुई भी हमें दिखाई देती। यह इसलिए कि प्रज्ञा की कविताओं में स्मृति, गांव, पर्यावरण, किसान, स्पर्श, पिता, माँ, भाई, बहन, पूरा परिवार, आजी, दाम्पत्य, भौजी, नदी, पहाड़, थेथई के फूल, संगीत, दद्दा, सूत, बिच्छू, कोड़ोया के फूल, करम के गीत सब है। समय, जिजीविषा और दुख के साथ यहाँ आश भी है और यत्न भी है। नदी को वह पहाड़ की पोती और धरती की बेटी के रूप में देखती है। वहाँ चैत और बसंत है, पृथ्वी है जिसकी चर्चा की गई, जिसके लिए कुछ भी बोझ नहीं और पृथ्वी को पता है उसे कितना घूमना है। वहाँ समय के साथ दौड़ती स्त्री है, नैहर आती हुई लड़कियां हैं, बेटी से ककहड़ा सीखने वाली माँ है और माँ बेटी दोस्त है। अब माँ बेटी जहाँ दोस्त है तो ऐ लड़की कहानी में चलिए, वहाँ देखिए। हिंदी में एक विचित्र स्थिति है। मुक्तिबोध की जन्मशती बीत गई, कृष्णा सोबती की भी जन्मशती बीत गई, लेकिन मेरी जानकारी में, मैं केवल देखता रहता हूँ, मेरी जानकारी में इन दोनों जन्मशतियों के अवसर पर जितने भी आयोजन, लेखन वगैरह हुए हैं, पत्रिकाओं के केंद्रित अंक निकले हैं, उसमें दो कथाकारों ने मुक्तिबोध पर जो लिखा है उसकी शायद ही कहीं चर्चा हुई हो और उस पर विचार किया गया हो। मेरा मतलब कृष्णा सोबती ने जो मुक्तिबोध पर लिखा है वो, और रमेश उपाध्याय ने मुक्तिबोध पर जो लिखा है वो। यहाँ दो प्रमुख कथाकार, एक कहानीकार और प्रमुख उपन्यासकार बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। विधाएं का जो अपना एक फिक्स्ड रूप था वो टूट रहा, विचार और चिंतन के क्षेत्र में। वही हिंदी की किताब है, हिंदी के अध्यापक, हिंदी के आलोचक तो बोलेंगे, लेकिन अब कोई नाटककार भी आकर के बोले, कहानीकार भी आकर के बोले, उपन्यासकार भी बोले, तो ये बहुत शुभ लक्षण है जो हमें कृष्णा सोबती और रमेश उपाध्याय के यहाँ मुक्तिबोध पर किताब है, उनके यहाँ हमें देखने को मिलता है। प्रज्ञा के पास समय बोध है, लेकिन इस समय बोध को और बढ़ाने की जरूरत है। उनके पास समाज बोध भी है, इतिहास बोध भी उनके पास थोड़ा कम है।
या जो समय बोध है या जो यथार्थ बोध है, इसे देखने के लिए, या खुद प्रज्ञा, अब एक पोएट के रूप में इनका आगमन तो हो ही गया है, संकलन निकल गया है, उदीयमान है ही, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम यह भी देखना चाहेंगे कि कविता के बारे में प्रज्ञा के क्या ख्याल हैं, कवि के बारे में क्या ख्याल है, वे स्वयं अपनी कविता को कैसे देखती हैं। उनकी एक कविता है मेरी कविता, इसमें कविता के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं। उनकी कविताओं को थोड़ा ही सही समझने के लिए उनकी मेरी कविता पढ़ी जानी चाहिए, जिसमें एक साथ देश, भीख मांगता वृद्ध, फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाला परिवार, निराश्रित बुढ़िया, वृद्धा पेंशन, आधार नंबर, वृक्ष, पहाड़, नदी, लड़की के पीछे खड़ा भेड़ियों का झुंड, किसान के आंसू, कामकाजी माँ, सब हैं मेरी कविता रचना चाहती है धान की सुनहरी खेती। ये कवि की भूमिका है, कवि को स्टैंड तो लेना ही होगा। वो कविता क्यों लिख रहा है, क्यों लिख रही है। मेरी कविता रचना चाहती है धान की सुनहरी खेती, और तभी टपक पड़ते हैं कागज पर किसान के आंसू। कविता यहाँ है। ऐसे स्थल, ऐसी चिंताएं, ऐसी मार्मिक पहचान बढ़नी चाहिए, क्योंकि चाहती हैं, एक इच्छा है। कवि का कर्म क्या है ये देख रही है, समझ रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण मुझे यह लगता है कि उनका गांव है। प्रज्ञा के भीतर गांव, किरसई जीवित। वो सिमडेगा वैसे भी आज के झारखंड में भी जो विकास और पिछड़ेपन को लेकर के जो एक मानक अप्रोच बन जाता है, उसमें सिमडेगा को आज भी थोड़ा सा हाशिए पर रखा जाता होगा। और किरसई गांव, उन्होंने अपनी यह किताब अपने गांव किरसई को समर्पित की। गांव बचेगा तो देश बचेगा, गांव बचेगा तो समाज बचेगा। ये तो गली आगे मूर्ति है। उपन्यास में शिव प्रसाद सिंह ने उस जमाने में 60 के दशक के अंत में लिखा था कि गांव में जो भी मूल्यवान है वो सभी शहर जा रहा है। युवा सैनिक में जा रहा है भर्ती होने के लिए, छात्र पढ़ने के लिए शहर जा रहे हैं, रोजी रोटी की तलाश में, अच्छा चावल बिकने के लिए शहर जा रहा है। सब कुछ गली आगे मूर्ति है। इनके यहाँ स्मृति, संबंध, परिवार, समाज, सबको बचाने की थोड़ी बहुत चिंता है। संकेत अभी कम है कविताओं में। जो बढ़ सकता है सरल सहज आत्मीय भाव बोध की ये कविताएं। आशीष त्रिपाठी ने जिस कोमल तत्व या कोमलता की बात कही थी, यह कोमलता संवेदना से जुड़ी हुई है। इसलिए यह समय संवेदना को बचाने का है। कोई भी कवि संवेदनहीन होकर जितना पुरस्कृत सम्मानित हो ले, उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि कविता का सीधा संबंध, पहला संबंध संवेदना से है। और जो विचार है वो इस तरह संवेदना में आ जाते हैं कि मिल करके एकाकार हो जाते हैं, दूध पानी की तरह वो मिल जाते हैं। कोमलता को बचाना सरलता को बचाना है, कोमलता को बचाना निश्चलता को बचाना है, कोमलता को बचाना आत्मीयता को बचाना है, और कोमलता को बचाना मनुष्यता को भी बचाना है। संवेदना को तो बचाना है ही नहीं, यह एक प्रकार से जीवन को भी बचाना है, क्योंकि जीवन तभी मूल्यवान है, तभी सार्थक है, तभी उपयोगी है जबकि हम संवेदन हों। बहुत अच्छी बात कही आशीष त्रिपाठी ने, जबकि उनको त्रिलोचन से जोड़ा और भागवत एड़ावत से भी जोड़ा। स्त्री भाव की कविता से अधिक प्रज्ञा की कविताएं मुझे मानव भाव
की लगती है। इस मानव भाव में ही स्त्री भाव भी आ जाए और बहुत सारे भाव इसमें आ जाएंगे। इसलिए इनकी कविताएं हैं। कविता की एक कविता का शीर्षक है कविता की धड़कनों को सुने। मनुष्य की जो धड़कन है, जब हम उसे ही नहीं सुन पाए तो कविता की धड़कन क्या बोले। बड़ी बात यह है जो अच्छी हमें लगी, संभावनाशील है, अब ये उनके ऊपर है कि कितने कदम आगे चलती हैं, वो आगे जाती हैं। इनके यहाँ स्थानिकता है और भौगोलिकता है। अब अगर इसी पर विचार किया जाए कि कविता में, हिंदी कविता में स्थानिकता और भौगोलिकता का महत्व, और बड़ी बात यह है कि इनके यहाँ कविता का जल बचा हुआ है, या कविता का जल जो है वही महत्वपूर्ण है। कविता का जल गंगाजल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस कवि में कविता का यह जल नहीं बचा हुआ है, वो कविता मेरी दृष्टि में सराहनीय नहीं हुई। कविता का जल आता कहां से है? या कविता का जल जो बचता है वह तब बचता है जो जब कवि में भी जल बचता है। और कवि के जल से मेरा क्या मतलब है? कवि के जल से मेरा मतलब आंख के आंसू से नहीं है, हृदय के जल से है। आप चाहे तो उसे आत्मजल कह सकते हैं, संवेदना का कह सकते हैं, या कविता का जल संवेदना का जल है जिसमें आंखों के आंसू नहीं, भीतर के आंसू हैं। और ऐसे कुछ टपकन हमें प्रज्ञा के यहाँ कुछ बूंदे दिखाई पड़ती। नागपुरी में कुछ कविताएं हैं। तो ये देखिए, ये जो संबंध भाव है, ये पूरा हम सब जिस समय में रह रहे हैं, यह संबंध भाव के लुप्त होने का समय है। यह संबंध भाव इतना अधिक लुप्त हो रहा है कि शब्द से उसके अर्थ ही गायब हो रहे हैं। शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, शब्द का जो मूलार्थ है, शब्द का जो जीवनार्थ है, वही गायब हो रहा है। इसलिए जब हिंदी और नागपुरी कविताओं को जब हम एक साथ रखते हैं तो एक सहसंबंध दो भाषाओं या एक भाषा और बोली के बीच हम सहसंबंध को स्थापित करते हैं। यह सहसंबंध को बचाने का ये समय है ये। और इस कविता का एक बड़ा पक्ष सांस्कृतिक पक्ष है। मैं थोड़ा चकित रहा, जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने नहीं की। एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन जो है, या जिसको हम पॉलिटिकल सेंस कहें, राजनीतिक समझ, वो प्रज्ञा में थोड़ी बहुत है और बहुत अच्छी है। दिल्ली अब शहर नहीं रहा। मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाथरस अब नहीं जाना जाता काका हाथरसी के नाम से, कि उसके गर्दन पर नाखूनों के निशान दहशत की किताब में दर्ज नए पृष्ठ हैं। मणिपुर अब मणिपुर नहीं रहा, मणिपुर कहते ही अनगिनत शिकारी दौड़ते आते हैं। सारा शहर खौफ ज़दा है भेड़ियों के पंजों से। सारे शहर बेपर्द हो गए हैं, साथ ही बेनाम भी। शहरों के नाम लिखे थे जिन दीवारों पर, वहाँ नदियों के खून के ताज़ा छींटे पड़े हैं। एक नदी की जगह में हत्या, 100 योजन धरती का बंजर होना है। जिसने ऐसा कौन शहर है जिसने बचाया हो धरती को बंजर होने से? कौन शहर बचा है जिसने बचाए रखा है अपना नाम? ना, कोलकाता का नाम भी मत लेना। अपने अपने शहर को बचाने लोग जा रहे हैं दिल्ली, उन्हें नहीं पता दिल्ली अब शहर नहीं, एक नए तानाशाह का नाम। ये जो पॉलिटिकल वॉइस, ये जो रियल वॉइस, जैसे हम प्रज्ञा की कविताओं में देखते हैं, ये गहरी अपने समय की समझ से और अपने समय से गहरे सरोकारों से जुड़े होने के कारण है। ये वॉइस आनी चाहिए, ये वॉइस बढ़नी चाहिए। यहाँ डायरेक्टनेस नहीं है। अनेक कविताएं ऐसे मिलेंगी जिसको देखने से लगेगा कि नहीं, ये सपाट ढंग से या कह दी गई कविताएं हैं, लेकिन कुछ कविताओं में जो संकेत है, अब ये हमको
बहुत महत्वपूर्ण कविता लगती है। और उसी तरह से बिच्छू कविता को रखिए। ये समय नहीं है, 3:30 हो गया, मैं समाप्त कर रहा हूँ कि विस्तार से इनकी कविताओं पर विचार किया जाए। मुझे ऐसा लगा कि प्रज्ञा ग्रामीण और कस्बाई मानस की कवि है, और जो बचा हुआ है, जो भी जल, जो भी शुद्ध, जो भी अच्छा, जो भी मूल्यवान, जो भी बचा करके रखने वाला, वह हमारे गाँवों में भी पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, कस्बा में भी, शहर में तो और बहुत थोड़ा बचा हुआ है। इसलिए इनकी कविताओं में हम सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वरों को भी देखते हैं, वो भी चल रही हैं, और हम आने वाले वर्षों में उनकी चाल को और उनकी गति को और अच्छी तरह देखना चाहेंगे। शुभकामनाएं। सहृदय धन्यवाद सर। अपने सहजीविता और अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को समय के गहरे आपने सुना, आप उसको अपने हिसाब से समझेंगे। ये सुंदर आयोजन, स्नेहशील स्वागत भाषण के लिए हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जिंदर सिंह मुंडा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने विषय प्रवेश कराते हुए कई कविताएं उद्धृत की, और प्रज्ञा में जिन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवेश को जैसे समझा वैसे ही इस काव्य संग्रह में चित्रित किया। मेरे परिवेश जितना मुझे पकड़े रहेंगी, मैं कविता में कवि के रूप में उतना ही बची रहूँगी। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश सर जो मुझे पढ़ाए हैं, और उन्होंने एक बात कही कि एक डर जो सृष्टि के समक्ष उपस्थित हो गई है, जिसके संकेत इस कविता में मिलते हैं, तो पृथ्वी का यह डर जो है वो मिटनी चाहिए, और उसको मिटाने की जो आवश्यकता है हम सभी पृथ्वीवासियों का है। कविता के विभिन्न पक्षों को उन्होंने उद्घाटित किया। मिथिलेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज मित्र सर जिन्होंने बहुत एक प्रासंगिक बात कही कि काश का फूल जो सफ़ेद दिखता है, लेकिन उसमें धूल जमे हैं, कोयले की परतें उसमें हैं। और चूंकि जिस परिवेश में यह कविता लिखी गई है, वहाँ धनबाद या बैला डीला या कोरबा जैसा धूल नहीं है। यह सिमडेगा से निकली हुई कविताएं हैं, और सिमडेगा में एक भी माइंस नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि यदि जी जी, तो यदि जी सर जी, माइंस का जो है बाकी कम प्रदूषण हो तो जो है पृथ्वी बची रहे। रणेंद्र सर की आलोचना दृष्टि में उन्होंने कहा कि जो है एक अजनबी दुनिया और उसकी ज्ञान परंपरा से उन्होंने इसे जोड़ते हुए स्त्री भाषा और उसके बनने की बातें उन्होंने कही। रणेंद्र सर का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि रावत मैम एवं आशीष त्रिपाठी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सबका मैं नाम लेते हुए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। माया प्रसाद मैम, दादाजी दयाल राम जो वीडियो, प्रज्ञा मैम के पिताजी वीडियो के माध्यम से जो है अपनी उद्भावना दे रहे थे, उनको भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी सर, डॉक्टर रवि भूषण सर, उपस्थित सभी विद्वान साथियों और विद्यार्थियों, मंच, मीडिया के बंधु, सबको स्नातकोत्तर हिंदी विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से कोटिशः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जोहार। और सबको धन्यवाद करने के लिए आपका भी सहृदय धन्यवाद।
सभी लोगों से अनुरोध होगा एक ग्रुप फोटो के लिए कृपया मंच पर आ जाएं।